मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 का राष्ट्रीय सीरीज का सेक्शन 1 देखेंगे। सेक्शन 1 करने का मतलब पार्ट 1 देखेंगे, है ना। इसमें कुल राष्ट्रीय में 10 टॉपिक दिया गया है, 11 टॉपिक दिया गया है। उसमें से हम लोग 5 टॉपिक को अभी डील करेंगे विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, है ना। तो ये तो मुद्दा बड़ा ही चर्चित रहा। अयोध्या में आपका 22 जनवरी 2024 को रामलला का जो मूर्ति था उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कब हुआ था? तो आपका 22 जनवरी 2024 को। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अयोध्या से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा, यजमान। यजमान मतलब जो पूजा पे बैठता है। यजमान कौन बने? पीएम मोदी बने, ठीक है ना। जो मूर्ति रामलला का जो मूर्ति है उसको निर्माण कौन किया था? तो उसका अरुण योगीराज किए थे। मूर्तिकार का नाम पूछ सकता है, अरुण योगीराज, ठीक है ना, अरुण योगीराज। जो मंदिर बना है, मंदिर, तो मंदिर का जो वास्तुकार है उनका नाम क्या है? तो मंदिर का वास्तुकार का नाम जान लीजिए, इनका नाम है सोमकांत नाम इनका है, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। उसके बाद जब राम मंदिर का आयोजन किया जा रहा था, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था, तो उसमें श्रद्धालुओं का भीड़ अयोध्या आना शुरू कर दिया। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि कर लीजिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा था, है ना। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। हम लोगों को याद रखना फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1528 में जो बाबर था, उसका सेपसलार सेनापति मीर बाकी था, उसने अयोध्या का राम मंदिर को तोड़वा दिया था। उसके बाद विवाद चालू हो गया, है ना, संघर्ष चालू हो गया राम मंदिर का निर्माण के लिए। और इसका अंत कब हुआ? तो 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया, ठीक है ना। यानी 1528 देख लीजिए, 1528 में मंदिर टूटा। तो फिर क्या हुआ? विवाद शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। और इसका अंत कब हुआ? आरंभ इसको कर देते हैं, आरंभ। और इसका अंत कैसे कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। कब? 9 नवंबर 2019 को। किसके पक्ष में? तो मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया और संघर्ष का समापन हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो बस इतना फैक्ट है, समझ के रखना है। इन फैक्ट को याद रखना, बाकी सब तो आदमी को आता ही है। जैसे डेट पूछ देगा, है ना, या मूर्तिकार का नाम पूछ देगा, या मंदिर का जो वास्तुकार है उसका नाम पूछ देगा। अभी जेपीएससी के एग्जाम में कुछ वास्तुकार से संबंधित नाम पूछ दिया था। जो संसद का जो वास्तुकार है उनका नाम क्या है पूछ दिया था। ऐसे ही इस बार पूछ देगा कि जो राम मंदिर का वास्तुकार है उनका नाम क्या है ना, जब मूर्तिकार का नाम पूछ देगा, ठीक है। तो इसको याद रखना हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है अगला 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख। 75वें गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया जनवरी को, ठीक है। तो जब 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया
तो उसका पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को शाम को राष्ट्रपति टेलीविज़न पर आती हैं और राष्ट्र का नाम संबोधन देती है। उसमें सरकार की उपलब्धियों का, देश की उपलब्धियों का जो एक साल में हुआ है उसका उल्लेख करती है। तो कौन कौन सा बातों का उल्लेख करती है, कौन कौन सा उपलब्धियों का उल्लेख करती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हो सकता प्रश्न बन सकता है। तो पहला उल्लेख किसका किसका करती है? उल्लेख किन बातों का करती है? तो पहला आपका G20 का मीटिंग हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, सफल आयोजन उसका, कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक किया। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो महिला विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया और नारी वंदन अधिनियम को पास किया गया है ना, यानी कि महिला आरक्षण विधेयक तो पारित किया गया और नारी वंदन अधिनियम है ना पास किया गया या पारित किया गया है ना। तो नारी वंदन अधिनियम क्या शो करता है ना, महिला सशक्तिकरण को शो करता है। महिला को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसी के लिए नारी वंदन अधिनियम आया है ना। तो महिला सशक्तिकरण को शो करता है कि भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संवेदनशील है, उसका पक्षधर है। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है। तो तीसरा आपका है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 का जो सफलता है उसका उल्लेख की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। चौथा आदित्य-11 है ना, आदित्य मिशन जो है आदित्य-11 उसका सफलता का उल्लेख की है। पांचवा में आइए एक्सपोसैट पता ही है। एक्सपोसैट एक ऐसा सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। वो ब्लैक होल पर अध्ययन करेगा और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उसका जानकारी लेगा। ठीक है ना। तो ब्लैक होल का अध्ययन के लिए ठीक है ना, ये एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। ये बहुत बड़ा सैटेलाइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। ठीक है। ये हो गया। उसका अगर हम लोग आगे देखते हैं, इसके साथ साथ आपका जीडीपी में वृद्धि, अगर इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो जीडीपी में वृद्धि हुआ है। जीडीपी में वृद्धि मतलब महामारी के बाद भी अन्य देशों की तुलना में भारत का जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हो रहा है, जो कि अच्छी बात है ना। 4, 5, 6, 7 के बाद अगर हम लोग देख सकते हैं तो महामारी के समय में एक जन कल्याण योजना चलाया गया था, मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा था। उस मुफ्त का राशन वितरण अभी तक चल रहा है और इससे 81 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित हुआ है ना, उसको लाभ पहुंचाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा जन कल्याण योजना है जो मुफ्त में राशन दिया जाता है महीना का महीना। तो मुफ्त राशन वितरण इसका उल्लेख किया गया है, मुफ्त राशन वितरण का उल्लेख किया गया है ना। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो आयुष्मान भारत योजना, यहां लिख रहे हैं आयुष्मान भारत, बस पॉइंट को याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना जो कि हेल्थ सेक्टर के लिए लाया गया है, ये योजना है ना। तो इसका उल्लेख करती हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया। फिर खेल के क्षेत्र में जो एशियाई खेल में भारत का जो प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा हुआ है और कुल मिला के 111 पदक जीता भारत। एशियाई खेलों में 111 पदक जीता है। निश्चित रूप से ये भारत को उपलब्धि है, यानी एशियाई खेल में कितना पदक जीता है? 111 पदक जीता है इंडिया, इसका उल्लेख किया गया है। और एशियाई पैरा एशियाई खेल मतलब जो पैरा मतलब जो हैंडीकैप्ड रहते हैं उनका जो खेल होती है एशियाई खेल, उसमें भी भारत का प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा
इन सब बातों का उल्लेख किया गया कि भारत इन सब सेक्टर में, इन सब बातों में अग्रणी है। तो ठीक है, इससे हो सकता है कि प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन में इन सब पॉइंट का जिक्र किया गया है। तो ये सब आने वाला एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। केंद्र व असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात उल्फा का अस्तित्व समाप्त करने की संगठन की घोषणा। देखिए, अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में एक मीटिंग हुआ। कब हुआ है? 29 दिसंबर 2023 को एक वार्ता हुआ है। कहाँ हुआ भाई? तो दिल्ली में हुआ है ना। ये त्रिपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष है इसके। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य और तीसरा है उल्फा। 3 लोगों के बीच में समझौता हुआ है। वार्ता बोलिए, समझौता बोलिए, या समझौता, है ना, हुआ है। तो पहले उल्फा का मतलब हम समझ जाते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। उल्फा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लिख दे रहे यहाँ पर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, है ना। इसका मुख्य मांग क्या था? यह संगठन क्यों बना था? ये असम को आजाद कराना चाहता था, असम की स्वतंत्रता को लेकर, है ना। इसका उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य असम की स्वतंत्रता। असम की स्वतंत्रता कब स्थापना किया था? तो 1979 को स्थापना किया गया था। 1979 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल, डेट भी याद रखिए, 7 अप्रैल 1979 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये हिंसात्मक आंदोलन करता था, मतलब कि हिंसा का सहारा लेता था अपने बातों को मनवाने के लिए। हिंसा का सहारा लेता था, उग्रवादी संगठन था और बहुत ही खतरनाक उग्रवादी संगठन था, जिसके कारण आपका असम और पूर्वोत्तर भारत हमेशा अशांत रहता था। इससे लगभग 10 साल तक वार्ता चला, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसके बीच में, और अंततः वार्ता सफल हुआ। ठीक है ना। तो उल्फा के बारे में आप समझ चुके हैं। आप समझाते हैं कि ये 3 पक्षों का मीटिंग हुआ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उल्फा। केंद्र सरकार के तरफ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह थे, राज्य सरकार के तरफ से माननीय सीएम हेमंत बिस्वा रहे, और उल्फा की तरफ से जो संगठन के जो मुखिया थे अरविंद राजखोवा वे रहे, है ना। तो लिख दे रहे हैं, इधर से हेमंत बिस्वा रहे, इधर से अमित शाह रहे, और इधर से उल्फा का अरविंद राजखोवा। ठीक है ना। ये तीनों के बीच में मीटिंग हुआ। मीटिंग में क्या बात किया गया कि उल्फा इस बात पर सहमत हो गया कि वो अपने संगठन को अब समाप्त कर देगा। जो संगठन 1979 में बना था वो संगठन को समाप्त कर देगा, हिंसा का रास्ता छोड़ देगा, समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। बदले में क्या मिलेगा? बदले में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो असम का जो सभ्यता, संस्कृति, जो विरासत है उसका रक्षा करेगा, असम के लोगों के लिए जो रोजगार है उसको सुनिश्चित करेगा। इस सरकार की तरफ से वादा किया गया है, और इस वादा के मतलब कि इसके वादा के कारण ये जो उल्फा है इस बात पर सहमत हो गया कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो बनाया गया था उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा और हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। बस इसमें इतना ही बात था, कुछ विशेष बात नहीं था। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जब मुद्दा या प्रश्न आएगा तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, इन सब बातों को यूज कर सकते हैं कि भारत अपना इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह से मजबूत कर रहा है। ठीक है ना। तो बस ठीक है, चलिए
डेट भी बता देते हैं कि कब समाप्त किया गया था। ये तो इस तारीख को तो मीटिंग हुआ था 29 दिसंबर 2023 को। समाप्त किया गया था ये आपका 23 जनवरी 2024 को समाप्त किया गया। 23 जनवरी 2024 समाप्त करने का मतलब इस संगठन को समाप्त कर दिया गया। इस तारीख को तो मीटिंग हुआ था ना 29 दिसंबर 2023 को। 23 जनवरी 2024 को ये ऑफिशियली वार्ता करके अपना संगठन के बीच में वार्ता करके संगठन को समाप्त कर दिया कि अब इस संगठन का कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, बस यही था, इसमें कुछ और विशेष इसमें नहीं था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में अब एनडीए सरकार, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चलिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। आपको पता है कि बिहार के जो सीएम थे नीतीश कुमार, वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में शामिल होकर इस बार 9वीं बार सीएम पद का शपथ लिए हैं। यानी कि बिहार के जो सीएम रहे, सीएम का नाम हुआ नीतीश कुमार, 9वीं बार सीएम बने। सीएम पद का जो शपथ हुआ, शपथ कौन करवाया इनको? तो राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा करवाया गया था शपथ। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना, आर्लेकर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कौन है? बिहार के राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल। ठीक है, बिहार के राज्यपाल हुए हुए। तो ये 9वीं बार शपथ लिए हैं, बस उसको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार के 9वां सीएम कौन बने, या फिर बिहार में नीतीश कुमार कईवीं बार सीएम बने हैं, 8वीं 9वीं 7वीं दे देगा तो हो सकता है उसमें कन्फ्यूजन हो जाए। तो 9वीं बार सीएम बने और शपथ कौन दिलवाया? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा शपथ दिलवाया गया है। बस इसमें यही, ज़्यादा कुछ विशेष याद नहीं कर रहा था, लेकिन पूछ सकता है बिहार से संबंधित प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य L1 बिंदु पर स्थापित। ठीक है, देखिए आदित्य L1 के बारे में हम लोग को पता है कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, है ना। यानी श्रीहरिकोटा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन से छोड़ा गया था। ये 126 दिन का यात्रा करके यात्रा किया। पॉइंट नोट करते जाइए, 126 दिन का यात्रा किया और यात्रा के फलस्वरूप 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 पॉइंट जो है उसको होलो ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको होलो ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट पर स्थापित हो गया, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 लैग्रेंज 1 यानी होलो ऑर्बिट पर स्थापित हो गया। होलो ऑर्बिट क्या होता है भाई? होलो ऑर्बिट होता है, ये मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है, दोनों का अपना गुरुत्वाकर्षण एरिया है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण पॉइंट संतुलन में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। इसी जगह पर आपका आदित्य L1 को पॉइंट पर रखा गया, ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा,
और यहाँ पर ये स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिंदु है, उसको होलो ऑर्बिट कहते हैं, वहां पर जाकर स्थापित किया गया है। तो बस यही इसमें था, इसमें कुछ विशेष नहीं है। वहां पर फिर सूरज पर जो सौर ज्वाला जो उठता है, सौर तूफान जो उठता है, उसके बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। तो कुछ विशेष नहीं था, बस बातों को याद रखना है। एक बार बात सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसका फिर आप प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन पढ़िएगा तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले से सारे बात को समझे हुए हैं, बस सिर्फ उसको रीडिंग डालना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।